तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन के अंदर कंप्लीटली ड्राफ्ट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से साइन कर चुके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट स्मैकडाउन का, यानी कि वो बन चुके हैं स्मैकडाउन रोस्टर का पार्ट। अब कल के स्मैकडाउन में भी वो प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ऐसे ही नहीं, उनका मैच अनाउंस कर दिया गया है। एक मैच के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे रैंडी ऑर्टन एंड ये मैच होने वाला उनका एक टैग टीम मैच। किसके अगेंस्ट होगा? ब्लड लाइन के अगेंस्ट होगा, जहाँ पे कि जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ इनके चैलेंजर्स होंगे। बेसिकली इनको फेस करेंगे, इनके अपोनेंट होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आया। डब्ल्यूडब्ल्यूई कहती है रैंडी ऑर्टन विल टीम अप विद एले नाइट टू टेक ऑन सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो टुमारो नाइट ऑन स्मैकडाउन ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स। तो कल स्मैकडाउन का ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का स्पेशल एपिसोड है, तो वहाँ पे रैंडी ऑर्टन कंपीट करेंगे एले नाइट के साथ टीम अप करके जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ को फेस करेंगे। अब पता नहीं ये चीज़ें इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो मुझे देख के लग रहा है कि शायद से होगा रॉयल रंबल के अंदर मल्टी पर्सन मैच ही। रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, एज स्टाइल्स भी कल के लिए हैवीली एडवर्टाइज करे जा रहे हैं। ये सबके सब रोमन के अगेंस्ट जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक फेटल 4-वे मैच यहाँ से तो बिल्ड होते हुए दिख रहा है। अगर बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ चेंज कर दे तो मुझे लगता है फिर देन वो चेंज ऑफ प्लान से, वरना जिस डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं यूजुअली ये चीज़ें तभी करी जाती है जब एक मल्टी पर्सन मैच होने वाला होता है। क्योंकि एले नाइट भी चैलेंज कर रहे हैं रोमन को, रैंडी ऑर्टन भी चैलेंज कर रहे हैं, एज स्टाइल्स भी आके करेंगे ही करेंगे। और ये तीनों के तीनों भाई अगर टीम अप करके ब्लड लाइन को फेस करें, दैट मीन्स कि एक मल्टी पर्सन मैच की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे बढ़ रही है। तो अभी के हिसाब से यही दिख रहा है। अभी के लिए स्मैकडाउन के अंदर ये वाला मैच आपको देखने को मिलेगा कल। ब्लड लाइन यानी कि जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ फेस करेंगे एले नाइट एंड रैंडी ऑर्टन को। तो कल एक अच्छा मैच आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है काजुचिका ओकाडा को लेकर। तो हमने सुना था कि काजुचिका ओकाडा के ऊपर ट्रिपल एच का फोकस है। ट्रिपल एच चाहते हैं कि काजुचिका ओकाडा को कैसे भी साइन करें। वो एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं जापानीज रेसलर्स की बुकिंग अच्छी करके। इयो स्काई की बुकिंग देख लो, कायरी सेन की बुकिंग देख लो, हालांकि वो हार रही बट स्टिल उनके अराउंड हाइप काफ़ी ज़्यादा है। शिंसुके नाकामुरा की बुकिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है। तो ऐसे में ट्रिपल एच एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं काजुचिका ओकाडा के लिए। करना तो विल ऑस्प्रे के लिए भी चाह रहे थे, लेकिन विल ऑस्प्रे ने कुछ और ही चुन लिया, एईडब्ल्यू में चले गए वो। लेकिन काजुचिका ओकाडा के चांसेस स्टिल हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बावजूद काजुचिका ओकाडा टीएनए में जाने वाले हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ ये वन ऑफ अपीयरेंस है या फिर परमानेंटली अब वो वहीं पे रहेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ अपीयरेंस है, वरना अगर परमानेंटली साइन करते तो देन ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती। लेकिन अभी ये छोटी छोटी तरीके से न्यूज़ निकल के बाहर सामने आ रही है। तो बेसिकली खुद टीएनए की तरफ से अनाउंसमेंट निकल के सामने आई है, इम्पैक्ट की तरफ से। ब्रेकिंग, काजुचिका ओकाडा रिटर्न्स टू टीएनए ऑन जनवरी 14 एट स्नेक आइज एट द पाम्स इन लास वेगास। तो ये शायद एक वन ऑफ अपीयरेंस एडवर्टाइज हो रही है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये टीएनए के लिए 14 जनवरी के लिए कंफर्म है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे काजुचिका ओकाडा। इसके अलावा कुछ और न्यूज़ मिलेगी मुझे, अगर मुझे पता चलता है कि ये वहीं पे होने वाले हैं परमानेंटली या फिर कुछ ऐसा, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर से। लेकिन अगर ये परमानेंटली वहाँ पे होने वाले हैं, दैट मीन्स कि टीएनए ने इनको ह्यूज ब्लड मनी दिया है, वरना भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे कोई नहीं टिक सकता है इन चीज़ों में। एंड अगर काजुचिका ओकाडा टीएनए के साथ साइन कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग पैसा ही मेन रीज़न होगा। इसके अलावा और कुछ तो मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर वो टीएनए के साथ साइन कर रहे हैं, जो कि कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन वो एक अपीयरेंस के लिए कंफर्म है, कंफर्म नहीं है साइन है कि नहीं, लेकिन अगर साइंड हैं तो दिन समझ जाओ कि मोटे पैसे फेंके हैं फिर टीएनए ने। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं एक डेटा के बारे में। तो अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ कुछ डेटा शेयर करें, एंड स्पेशली मेंस डिवीजन को लेकर मैंने शेयर करा था कि मेंस सुपरस्टार्स जो हैं कितने मैचेस इस साल लड़ चुके हैं। टॉप 5 सुपरस्टार्स कौन है मेंस डिवीजन से जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस रेसल करे, जिसमें कि टॉप पे थे कोडी रोड्स 102 मैचेस के साथ, देन थे डोमिनिक मिस्टीरियो 100 मैचेस के साथ। तो कुछ ये डेटा था उस टाइम का। अभी मैं आपको बता दूं विमेंस डिवीजन को भी लेके सेम डेटा आ चुका है निकल के सामने। तो विमेंस डिवीजन में कौन लीड कर रहा है, टॉप 5 कौन है, वो मैं आपको बता दूं। तो आप ये देख सकते हो कि डेटा अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो है टॉप पे हैं इयो स्काई, यहाँ पे इनके टोटल 78 मैचेस हुए हैं। एंड हाँ, ये लाइव इवेंट्स वगैरह सब कुछ काउंटेड है। इयो स्काई 78 मैचेस के साथ नंबर 1 पे हैं। उसके बाद है बेली 71 मैचेस के साथ। सार्लेट इनको टाई कर रही हैं, नंबर 3 पे हैं वो, हालांकि 2 पे ही होना चाहिए वैसे तो, लेकिन वो भी 71 मैचेस के साथ ही हैं। देन है बेकी लिंच 64 मैचेस के साथ। एंड देन नंबर 5 पे हैं आस्का, टोटल 60 मैचेस के साथ में। तो विमेंस डिवीजन वैसे भी थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू द मेल डिवीजन, तो ऐसे में इतना तो बनता है, काफ़ी है इनके हिसाब से ही। एंड यहाँ पे लाइव इवेंट को भी काउंट करा जा रहा है, हाउस सोच को भी। अब ये अगले साल डेटा जरूर से कम होगा मेंस एंड विमेंस दोनों डिवीजन के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है टीकेओ की वजह से लाइव इवेंट हाउस सोच थोड़े कट करने वाली है। मैंने आपको बताया कि रिसेंटली ये अनाउंसमेंट निकल के सामने आई। तो अगर लाइव इवेंट्स ही कट हो जाएंगे कुछ, तो देन इनके मैचेस भी कट होंगे फॉर श्योर। तो अभी के हिसाब से ये टॉप 5 वर्क हॉर्स है विमेंस डिवीजन से। इयो स्काई नंबर 1 पे,
नंबर 2 पे बेली, नंबर 3 पे सालेट, नंबर 4 पे बेकी लिंच, नंबर 5 पे हैं आस्का। तो ये कुछ है डेटा विमेंस डिवीजन की तरफ से। एंड बेली एक्चुअली में आप देख सकते हो कि भाई डिजर्व करती हैं रॉयल रंबल जीतना, क्योंकि ईओ स्काई तो खुद वैसे भी चैंपियन है, तो नंबर 1 पे तो उनका तो चलो बनता है, समझ आता है। बेली इतना कम्पीट कर रही हैं तो उसका रिवॉर्ड उनको रॉयल रंबल जिता के जरूर से देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है R-Truth एंड जजमेंट डे को लेके। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, अपडेट निकल के सामने आ रही है कि जो जजमेंट डे एंड R-Truth के सेगमेंट थे वो फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ R-Truth किसी भी सेगमेंट में जाते हैं तो उनका जो नेचुरल ह्यूमर है, वो जो खुद से जिस कैरेक्टर को निभाते हैं वो खुद में बहुत फनी, एंड फैंस हमेशा से R-Truth को पसंद करते आते हैं। बहुत टाइम हो गया R-Truth को कभी किसी ने हेट दी भी होगी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। R-Truth का कैरेक्टर ऐसा है ही नहीं। तो अभी जो जजमेंट डे के साथ इनके सेगमेंट्स हो रहे हैं उससे फैंस काफ़ी खुश दिख रहे हैं। WWE काफ़ी सेटिस्फाइड है, स्पेशली फैंस के रिएक्शन को देख के। तो अब WWE और आपको सेगमेंट्स देने वाली है R-Truth एंड जजमेंट डे के, जो कि फनी सेगमेंट्स होंगे। अब ऐसे में बस एक डर छोटा सा है कि कहीं जजमेंट डे इस वजह से थोड़ा गूफी ना बन जाए, थोड़ी गूफी फैक्शन ना बन जाए, बस वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो फिर सब सही है। एंड इसके ऊपर फिन बैलर ने भी रिएक्ट करा है। कल फिन बैलर एक ग्राफिक पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर पर, ये R-Truth वाली जजमेंट डे वाली किसी ने बनाई थी, एंड यहाँ पे इसको पोस्ट करके एंग्री वाली इमोजी डालते हैं कि भाई इसको तो मैं गाली वाली बक रहा हूँ। तो ये जो है फिन बैलर का रिएक्शन है। तो जजमेंट डे एक्सेप्ट करने को बिल्कुल भी नहीं तैयार है R-Truth को अपने फैक्शन के अंदर, लेकिन R-Truth किसी भी तरीके से वहाँ पे उनके क्लब हाउस में या फिर जो भी उनका घर है, भाई क्या है वो सोफा ऑफ लगा कर रखा है इन लोगों ने, अपना टेंट वेंट लगा के वहाँ पे R-Truth भी घुस के रहना चाह रहे हैं। तो ये कुछ करेंटली इनका चल रहा है एंड ये सेगमेंट सबको आपको अभी और देखने को मिलेंगे। WWE से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है हेल इन अ सेल को लेके। तो आपको मालूम होगा कि ट्रिपल एच ने कुछ बहुत ही बड़े गिमिक वाले पेपर व्यूज रिमूव कर दिए। एलिमिनेशन चेंबर तो भी है, हेल इन अ सेल उनमें से एक है। हेल इन अ सेल को रिमूव सा कर दिया बिल्कुल ट्रिपल एच ने। इसके पीछे का रीजन था कि हेल इन अ सेल मैचेस जो है ना भाई वैसे भी 1-2 होते हैं, तो उसके लिए पूरा पेपर व्यू बिल्ड करने की नीड ही नहीं है। उसको आप रॉयल रंबल में डाल सकते हो, रेसलमेनिया में डाल सकते हो। हमने देखा भी रेसलमेनिया 39 के अंदर की हुआ था हेल इन अ सेल मैच डीमन बैलर एंड एज के बीच में। अब ऐसा में ये सेम चीज़ आपको देखने को मिल सकती है रॉयल रंबल में। काफ़ी टाइम हो गया एक हेल इन अ सेल मैच को, एंड WWE के पास अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो हेल इन अ सेल मैच रॉयल रंबल में कराएं या फिर रेसलमेनिया में। एलिमिनेशन चेंबर में तो वैसे भी वो चेंबर होता है, तो वहाँ पे हेल इन अ सेल मैच होने वाला है नहीं। होगा तो या तो रॉयल रंबल में होगा या फिर आपको देखने को मिलेगा ये रेसलमेनिया में। रेसलमेनिया के थोड़े ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो WWE सेकेंडरी ऑप्शन रॉयल रंबल को कंफर्म लेके चल रही है। एंड आई होप कि अगर रॉयल रंबल में होता है तो देन वो मल्टी पर्सन मैच में रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन। अगर इसके अंदर होता है, अगर इस मैच में होता है हेल इन अ सेल, तो बहुत ही बैंगर मैच होगा। ये सारे के सारे सुपरस्टार्स भाई करेंटली बहुत हाइप के अंदर हैं, एंड सबके सब एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच डिलीवर करके देंगे, 1000% गारंटी है। तो ये हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी हेल इन अ सेल मैच बहुत ही ज़्यादा करीब है आपके, या तो वो रॉयल रंबल में होगा या फिर रेसलमेनिया में। टाइम आ चुका है करीब, अब देखना है कि कौन सा मैच होता है हेल इन अ सेल के अंदर बुक। मैं तो यही चाहता हूँ ये फेटल 4-वे कराओ एंड ये हेल इन अ सेल के अंदर डाल दो, बहुत मजा आ जाएगा। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। टाइम टू टाइम फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।